सो आगे कंटिन्यू करते हैं. सच अ measure was indeed a deterrent to violation of caste norms. सो ऐसे मेजर्स को माना जाता था कि वो एक तरीके से क्या है, इंटेंट किए गए थे जिससे कि डेटरेंट हो, ना हो वायलेशन हमारे कास्ट नॉर्म्स का. ठीक है. इन एडिशन टू द विलेज पंचायत के अगर हम एडिशन में देखें, ईच कास्ट और जाति इन द विलेज, उसकी खुद की भी एक जाति पंचायत हुआ करती थी. ये जो पंचायत हुआ करती थी ये यील्ड करती थी कंसिडरेबल पावर. हमारी रूरल सोसाइटी में काफ़ी इनकी अच्छी खासी क्या हुआ करती थी, पावर. राजस्थान में जो जाति पंचायत हैं वो एट्रीब्यूटेड सिविल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती थी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट कास्ट. वो मेडिटेट भी करती थी इन कंटेस्ट कराने में क्लेम्स ऑन लैंड, कि कौन जो भी लैंड है वो किसका है. एंड डिसाइड करती थी वेदर जो मैरिजेस हैं वो परफॉर्म हो रही हैं कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जो कि ले डाउन करे हैं पार्टिकुलर कास्ट ग्रुप ने या नहीं. ठीक है. डिटरमाइन हु हैड रिचुअल प्रेसिडेंस इन विलेज फंक्शंस, ये भी बताती थी कि किसका रिचुअल प्रेसिडेंस, मतलब कौन रिचुअलिस्टिकली कौन किससे आगे है. एंड सो बहुत सारे काम करती थी. इन मोस्ट केसेस में एक्सेप्ट इन मैटर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के अलावा जो स्टेट है वो रिस्पेक्ट करती थी डिसीजंस हमारी जाति पंचायत की. आर्चीवल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया से अगर आप देखोगे, नोटेबली राजस्थान से, महाराष्ट्र से, जो कि कंटेन करता है पेटिशंस जिनको रिप्रेजेंट करा था टू द पंचायत कंप्लेनिंग अबाउट द एक्सटोर्शनेट टैक्सेशन और द डिमांड ऑफ द अनपेड लेबर इम्पोज बाय द सुपीरियर कास्ट और ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट. सो ट्रैवल जो रिकॉर्ड्स हैं वेस्टर्न इंडिया से जो आए हैं, लाइक राजस्थान एंड महाराष्ट्र से, वो पिटिशंस के बारे में बताते हैं कि पिटिशंस प्रेजेंट होती थी पंचायत में जो जनरली कंप्लेन करती थी कि किस तरीके से एक्सटोर्शनेट, मतलब एक तरीके से भारी भरकम टैक्सेशन है या फिर कहें तो डिमांड है, डिमांड करते थे वो लोग जो अनपेड लेबर उसको इम्पोज किया गया है. तो इस चीज़ के रिगार्डिंग पटिशंस वगैरह आया करती थी. ये पटिशंस वर यूजुअली मेड बाय विलेजर्स क्या करते थे फ्रॉम द लोएस्ट रंग्स ऑफ रूरल सोसाइटीज से. अदर्स जो पटिशंस है वो ऑफ और वर मेड, उनको किया जाता था कलेक्टिवली एज वेल बाय कास्ट ग्रुप और अ कम्युनिटी जो कि प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट व्हाट दे कंसिडर्ड वेरी वर मॉरली इलिजिटिमेट डिमांड्स ऑन द पार्ट ऑफ एलाइड ग्रुप्स. ठीक है. प्लस में क्या हो रहा है कि ऑफन पिटिशंस वर कलेक्टिवली एज वेल एज बाय कास्ट ग्रुप भी किया करते थे या फिर कम्युनिटी भी प्रोटेस्ट करती थी अगेंस्ट जो भी उनको लगता था कि भाई वो मॉरली एलिजिटिमेट डिमांड है, अगर एलाइड ग्रुप्स की हुआ करती थी. तो इंक्लूड करता था लाइक एक्सेसिव टैक्स डिमांड्स हुई जो कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ड्रॉट या फिर अदर जैसे डिजास्टर्स आ रहे हो, टैक्स की डिमांड है जो कि कहीं ना कहीं इंडेंजर करते थे पीजेंट्स के सब्सिडेंस को. इन द आइज और द पिटिशनर्स के आइज में जो राइट है टू द बेसिक मिनिमम फॉर सर्वाइवल वो सेंक्शन किया जाता था बाय कस्टम के थ्रू, उसको दिया जाता था. दे रिगार्डेड द विलेज पंचायत को एक तरीके से कोर्ट ऑफ अपील मानते थे दैट वुड इंश्योर, जो कि इंश्योर करेगी दैट द स्टेट कैरिड आउट इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन एंड गारंटेड जस्टिस, जो कि मतलब एक तरीके से स्टेट पे प्रेशर बनाएगी और फिर आगे हमें जस्टिस मिलेगा. जो डिसीजन हुआ करता था पंचायत का इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोअर कास्ट, ठीक है, पीजेंट्स एंड स्टेट ऑफिशियल्स और द लोकल ज़मींदार वुड वेरी फ्रॉम केस टू केस. ऑफकोर्स वो इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे वो वेरी किया करते थे. इन केसेस ऑफ एक्सेसिव, जिसकी एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड है जो पंचायत है वो ऑफन सजेस्ट करती थी कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में. इन अगर केसेस है जहाँ पे रिकन्सिलेशन फेल्ड हो जाता था, जहाँ पे पीजेंट्स टुक कर लेते थे रिकोर्स टू मोर ड्रास्टिक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल रेजिस्ट करने पे तुल जाते थे, सच एज डिजर्टिंग द विलेजेस के विलेजेस को ही छोड़ के चला जाना या विलेज में कुछ उगाना ही नहीं. ठीक है. The relatively easy availability of uncultivated land and the competition over labor resources made this an effective weapon in the hands of cultivator. तो relatively easy availability जो थी हमारी uncultivable land की, जो competition था हमारा लेबर्स के बीच में, लेबर रिसोर्सेज का, एक तरीके से इसको एक इफेक्टिव वेपन बनाता है कल्टिवेटर्स के हाथ में. ठीक है. किसको? ज़मीन को छोड़ के चला जाना या उसमें कुछ उगाना नहीं, कुछ इस तरीके से. ऊपर वाली पिक्चर शायद हमने नहीं देखी थी, नहीं, हाँ, नॉट एज इम्पॉर्टेंट. ये कुछ हमारा देख सकते हो आप, 17वीं सेंचुरी की पेंटिंग है जो कि डिपिक्ट कर रही है टेक्सटाइल प्रोडक्शन को, तो देख सकते हो. ठीक है. बहुत बड़ी पेंटिंग है, लाइक ये ना ऐसा नहीं कि एक ही सीन को दर्शाते, बहुत अलग अलग सीन्स को काफ़ी दर्शा रही हैं कि किस तरीके से पहले जो है बनाया जा रहा है ना, पहले बनाया जा रहा है कपड़े को, फिर उसको कहीं जाके आप बेचोगे है ना, कुछ मार्केट में, इस तरीके से.
विलेज आर्टिसंस। सो अनदर जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है विलेज का वो था एलोबरेट रिलेशनशिप होना एक्सचेंज का बिटवीन द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। तो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स भी कुछ आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। मराठी डॉक्यूमेंट्स एंड विलेज सर्वेज मेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल हैव रिवील्ड द एग्जिस्टेंस मराठी डॉक्यूमेंट्स जो विलेज सर्वे हुए हैं अर्ली ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल में, उसने रिवील किया है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आर्टिसंस की। बहुत सारे आर्टिसंस भी हुआ करते थे, समटाइम एज हाई एज 25% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड इन द विलेज। तो विलेजेस में और कौन रह रहा है, आर्टिसंस भी रह रहे हैं, जिसकी 25% तक भी रह रहे हैं। एट टाइम्स हाउएवर जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द आर्टिसंस, इनमें भी जो डिफरेंसेस एंड जो पीजेंट्स हैं द विलेज सोसाइटी वॉज अ फ्लूइड वन। तो इतना ज़्यादा नहीं था, एज मैनी ग्रुप्स परफॉर्म करते थे टास्क ऑफ बोथ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। कल्टिवेटर्स एंड देयर फैमिलीज वुड ऑल्सो पार्टिसिपेट करती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन में, जैसे कि डाइंग करना, टेक्सटाइल को प्रिंट करना, बेकिंग, फॉर्मिंग ऑफ पोइट्री, मेकिंग एंड रिपेयर करना अपना एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को। फेजेस आए जो इन एग्रीकल्चर कैलेंडर में व्हेन देयर वाज अ रिलेटिव लॉल इन एक्टिविटी। फेजेस इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैलेंडर में हुआ करते थे और देयर वाज रिलेटिव लॉल मतलब खाली टाइम हुआ करता था, एज बिटवीन सोइंग एंड वीडिंग और बिटवीन वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग के बीच में। वेयर अ टाइम व्हेन कल्टिवेटर्स जो है इंगेज होते थे आर्टिसनल प्रोडक्शंस में भी, आर्टिस्ट वाले वर्क भी करते थे। विलेज आर्टिसंस, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, बार्बर्स, इवन जो गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे वो प्रोवाइड करते थे एक स्पेशलाइज सर्विसेज इन रिटर्न फॉर विच दे वर कंपनसेट बाय जो है विलेजर्स। उसके बदले में उनको क्या मिलता था, उनको कंपनसेट किया जाता था विलेजर्स के थ्रू बाय वैरायटी ऑफ मीन्स के थ्रू। द मोस्ट जो हमारा वे ऑफ डूइंग है सो वॉज बाय गिविंग दैम अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट। तो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ हार्वेस्ट का पार्ट देके या फिर अलॉटमेंट करके अपने लैंड का। परहैप्स कल्टिवेबल वेस्ट भी दिया करते थे विच वॉज लाइकली टू बी डिसाइडेड बाय द पंचायत। अभी सब कुछ पंचायत डिसाइड किया करती थी। महाराष्ट्र में जैसे कि लैंड्स हैं बिकम द आर्टिसंस मीराज और वतन देयर हेरिडेटरी होल्डिंग। और इस तरीके से ये जो लैंड को देने वाली प्रथा है महाराष्ट्र में, अगर आप देखोगे तो ऐसे लैंड्स को बोला जाता है लैंड बिकम द आर्टिसंस मीराज या फिर कहें तो वतन, उनकी हेरिडेटरी होल्डिंग हो जाया करती थी फिर धीरे धीरे करके। अनदर जो वेरिएंट है इसका वो था सिस्टम वेयर आर्टिसंस एंड जो इंडिविजुअल पीजेंट हाउस होल्ड्स हैं वो एंटर करते हैं एक म्यूचुअली नेगोशिएटेड सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन पे, मतलब एक दूसरे को सैलरी दे रहे हैं। अब वो कैसे, मोस्ट ऑफ द टाइम गुड्स फॉर सर्विसेज, और सर्विस जैसे कि ले रहे हैं एक दूसरे की तो उसके बदले में कुछ रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देंगे, लेकिन सैलरी की जगह गुड्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 18वीं सेंचुरी में एक रिकॉर्ड पाया गया है जो बताता है कि जो ज़मींदार थे बंगाल में वो रेम्यूनरेट करते थे ब्लैक स्मिथ को, कुछ सैलरी दे रहे हैं, कारपेंटर्स को, इवन गोल्ड स्मिथ को, फॉर देयर वर्क बाय पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलाउंस एंड डाइट मनी, है ना। उन जो भी वो काम कर रहे हैं उसके चलते वो क्या कर रहे हैं, उनको कुछ रिम्यूनरेशन दे रहे हैं। एंड दिस लेटर, इसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एज अ जगमनी सिस्टम। तो जज मनी, तो जजमानी भी बोल सकते हैं, तो उसको प्रोनाउंसिएशन देख लेना, तो उसको लिखते रहना है जजमानी सिस्टम, ठीक है। तो दो जो टर्म है वॉज नॉट इन वेग नहीं थी बहुत ज़्यादा 6th and 17th सेंचुरी में, मतलब कॉमन ही थी। सच एविडेंस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं इंट्रिकेटिव वेज इन विच एक्सचेंज नेटवर्क ऑपरेटेड एट द माइक्रो लेवल्स। ये बस हमें सिर्फ एक तरीके से एक दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज नेटवर्क काम करता था विलेज लेवल पे। कैश रिम्यूनरेशन वॉज नॉट एंटायरली अननोन आइदर। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कैश के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पता भी है। अ टाइटल रिपब्लिक, हाउ डज़ वन अंडरस्टैंड करे जो सिग्निफिकेंस है विलेज कम्युनिटी की। सम ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द 19th सेंचुरी में वो देखते हैं विलेज को एज अ लिटिल रिपब्लिक एंड मेड अप ऑफ फ्रेमेंटल पार्टनर्स शेयरिंग रिसोर्सेज एंड लेबर इन अ कलेक्टिव। तो ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं, उसको एक तरीके से लिटिल रिपब्लिक है, आपस में जो लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज एंड लेबर को। हाउएवर दिस वाज नॉट अ साइन ऑफ अ रूरल एग्लिटेरियनिज्म। वेल ये हमारा साइन नहीं है रूरल एग्लिटेरियनिज्म का। एग्लिटेरियनिज्म का मतलब होता है इक्वलिटी। तो ऐसा नहीं कि रूरल में इक्वलिटी थी, देयर वॉज इंडिविजुअल ओनरशिप हुआ करती थी एसेट्स की, एंड डीप इनइक्वलिटीज़ भी थी जो कि बेस्ड थी हमारे कास्ट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस पे। जो ग्रुप थे पावरफुल इंडिविजुअल्स के वो डिसाइड करते थे अफेयर्स ऑफ द विलेज को कि क्या होगा विलेज में,
और कभी वो एक्सप्लॉइट भी करते थे जो वीकर सेक्शंस हुआ करते थे, एंड सेट द अथॉरिटी टू डिस्पेंस जस्टिस। ओके, मोर इम्पॉर्टेंटली कैश नेक्सस जो है ऑलरेडी डेवलप हो गया था थ्रू द ट्रेड बिटवीन द विलेज एंड टाउन्स के बीच में। इन मुगल हर्टलैंड में टू जो रेवेन्यू है वो असिस्ट होता था एंड कलेक्ट होता कैश में। आर्टिसंस जो प्रोड्यूस कर रहे थे फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फॉर एग्जांपल वीवर्स, रिसीव करते थे अपने एडवांसेस है तो वेजेस को भी कैश में, एज दे डिड प्रोड्यूसर्स ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, बिकॉज ये प्रोड्यूसर्स जो थे हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स के, वो भी लाइक कॉटन वगैरह, वो भी हमारे कैश में कर रहे थे। तो उसका मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि मनी जो है वो कैश की फॉर्म में आ चुकी थी। सो मनी इन द विलेज देख लेते हैं। तो 17th सेंचुरी में जो फ्रेंच ट्रैवलर हैं जियान बैप्टाइस्टे टेवर्नियर, जो फाउंड करते हैं रिमार्केबल दैट इंडिया इज़ इन विलेज मस्ट बी वेरी स्मॉल इंडीड इफ़ इट हैज़ नॉट अ मनी चेंजर कॉल्ड अ श्रॉफ। मतलब वो बहुत छोटा होता अगर वो इतना मनी वगैरह चेंज नहीं करते। दे एक्ट एज अ बैंकर्स, वो बैंकर्स की तरह काम करते हैं। टू मेक द रेमिटेंसेज ऑफ मनी, इन्हेंस करते हैं रुपी को एज ए प्लीज फॉर रुपया एंड द रुपया द पैसा फॉर दीज शेल्स। ठीक है, बस कुछ नहीं, इंपॉर्टेंस बता रखी है कि पैसे की क्या मनी है। श्रॉफ है कोई वर्क पे तो उसका बता रखा है। ठीक है, बेसिक चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। वुमेन का क्या रोल रहा एग्रेरियन सोसाइटी में। सो एज यू हैव ऑब्जर्व इन मैनी डिफरेंट सोसाइटीज़ में आपने देखा है जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऑफन इन्वॉल्व करता है मेन एंड वुमेन को परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स को। वो कुछ ना कुछ रूल्स परफॉर्म करती हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, वुमेन एंड मैन हैड टू वर्क शोल्डर्स टू शोल्डर, उनको साथ में काम करना पड़ता था इन द फील्ड। मैन टिल्ट करते थे, प्लॉ करते थे जनरली खेतों को, वाइल जो वुमेन है वो सो करती थी, वीट करती, थैरिश करती थी, विनो करती थी हमारे हार्वेस्ट को। जैसे विद द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लिएटेड विलेजेस, जैसे हमारे विलेजेस इकट्ठे होते हैं और एक्सपेंशन होता है इंडिविजुअलिस्ट पीजन फार्मिंग में, जो कि कैरेक्टराइज होता है मेडिवल इंडियन जो है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ द एक्सपेंशन इन द इंडिविजुएटेड पीजेंट फार्मिंग, मतलब एक इंडिविजुअल है जो फार्मिंग कर रहा है। द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन वॉज द लेबर, जो बेसिस होता है प्रोडक्शन का वो होता है लेबर, एंड द रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड। जो बेसिस होता है प्रोडक्शन वो क्या होता है, लेबर होता है, रिसोर्सेज होता है, सारी रिसोर्सेज सारी लेबर एंटायर हाउस होल्ड की लग जाती है। नेचुरली अ जेंडर्ड, अगर हम सेग्रीगेशन देखें बिटवीन द होम फॉर वुमेन एंड द वर्ल्ड मैन के लिए था, वॉज नॉट पॉसिबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जनरली ऐसा नहीं हो करता था उस टाइम पे और पॉसिबल भी नहीं था। Nonetheless, BSs related to women's biological function did continue. But yes, हाँ, जो biological functions हैं कुछ women से रिगार्डिंग वो continue रहेंगे। Menstruating women जैसे कि हैं वो instance were not allowed to touch the plow और the potter's wheel in the western India। जैसे कि जो महिलाएं पीरियड्स पे होती थी उस टाइम पे, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो टच करें प्लॉ को या फिर पॉटर्स की व्हील को वेस्टर्न इंडिया में, और एंटर करें ग्रूव्स जहाँ पे बेटर लीव्स, पान जो है ग्रो हो रहा है बंगाल में। ठीक है, तो उनको अलाउ नहीं किया जा सकता था। आर्टिसनल जो टास्क है सच एज स्पिनिंग यॉर्न, सिफ्टिंग एंड जो नीडिंग क्ले है ना, पॉटरी के लिए है ना, क्ले को नीड करना, आटा गूंदना टाइप जैसे, एंड एम्ब्रॉयडरी करना, और अमंग द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि डिपेंडेंट हुआ करते थे फीमेल, मतलब इन चीज़ों में फीमेल लेबर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। द मोर कमर्शलाइज ऑफ द प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो कमर्शलाइज हो, द ग्रेटर द डिमांड ऑन वुमेन्स लेबर टू प्रोड्यूसर, है ना, उतनी ज़्यादा जो है डिमांड होती थी वुमेन के लेबर पे इसको प्रोड्यूस करने की। इनफैक्ट पीजन एंड आर्टिसन जो वुमेन हो करती थी वो वर्क करती थी नॉट ओनली इन द फील्ड्स में बट इवन वेंट टू द हाउसेज ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स और द मार्केटर्स इफ़ नेसेसरी। तो जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर में रह के काम नहीं कर रही हैं, फील्ड्स में ही नहीं रह के काम कर रही हैं, आर्ट ही नहीं कर रही हैं, वो इवन डोमेस्टिक हेल्पर की तरह भी काम कर रही हैं अपने एम्प्लॉयर्स के घर में जाके या फिर मार्केटर्स के घर में जाके। वुमेन वर कंसिडर्ड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स रही है एग्रेरियन सोसाइटी में, ऑल्सो बिकॉज दे वर चाइल्ड बियरर्स इन अ सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन लेबर, क्योंकि वो चाइल्ड को जन्म देती हैं और जो सोसाइटी वो लेबर पे ही डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम हाई मोर्टिलिटी रेट थे अमंग द वुमेन, इस टाइम पे काफ़ी मोर्टिलिटी रेट है ओइंग टू माल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज के कारण, एंड जो डेथ है वो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ भी हो जाया करती थी। ऑफन मेंट अ शॉर्टेज ऑफ वाइफ, जिसकी वजह से ना वाइफ्स की बहुत कमियाँ हुआ करती थी, एंड दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशल कस्टम्स इन प्रेजेंट, और उसकी वजह से ही जो है इमरजेंस आता है सोशल कस्टम्स में, बदलाव आते हैं मतलब इन पीजेंट एंड आर्टिसन कम्युनिटीज़ में जो कि डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम द दोज प्रोमिनेंट अमंग द एलाइड ग्रुप्स। इस वजह से डिफरेंस आता है, जो महिलाएं
नीचे स्तर की होती हैं, जो ऊपर स्तर की होती है, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। जो मैरिजेस होती हैं इन मैनी रूरल कम्युनिटीज़, वो रिक्वायर करते हैं कि पेमेंट हो ब्राइड प्राइस रेदर देन डॉयरी टू द ब्राइड्स फैमिली। तो ब्राइड का प्राइस लगाया जाता था, मतलब दूल्हे वाले जो हैं लड़की के घर वालों को पैसे देंगे, और डॉयरी वाला कस्टम नहीं है। री मैरिज को कंसिडर किया जाता था लेजिटिमेट बोथ अमंग द डाइवोर्स एंड विडोड वुमेन, क्योंकि महिलाओं की शॉर्टेज है ऑलरेडी, है ना, तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया गया है, बल्कि वही एलाइड ग्रुप्स इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंस है वो अटैच की जाती थी टू वुमेन एज अ रिप्रोडक्टिव फोर्स, किसको क्या माना जा रहा है, रिप्रोडक्टिव फोर्स है। ऑल्सो मैन दैट द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर दैम वॉज ग्रेट, और इसका मतलब ये भी था कि अगर एक डर रहता था कि उनके ऊपर से कंट्रोल ना चला जाए। अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश सोशल नॉर्म्स, जो हाउस होल्ड है वो हेड किया जाते थे, एक मेल हेड किया करता था। दस वुमेन वर कैप्ट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल में उनको रखा जाता था बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी, है ना, एंड दे कुड इन्फ्लिक्ट द ड्रॉकेनियन पनिशमेंट्स इफ दे सस्पेक्टेड इनफिडिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वुमेन, और उनको मतलब बहुत ही भयानक पनिशमेंट्स को भी झेलना पड़ता था अगर उन्होंने कुछ गलती करी। डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वेस्टर्न इंडिया लाइक राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से, जो रिकॉर्ड करते हैं पटिशंस जो जनरली जो वुमेन भेजती थी विलेज पंचायत में, सीकिंग रीड्रेस एंड जस्ट मांगते हुए। वाइफ जनरली प्रोटेस्ट करती थी अगेंस्ट द इनफिडिलिटी ऑफ देयर हस्बैंड और द नेग्लेक्ट ऑफ द वाइफ एंड द चिल्ड्रन बाय द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड, कि जब हस्बैंड कोई गलत काम करता था या फिर हस्बैंड जो है नेग्लेक्ट करता था वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो उससे रिगार्डिंग पटिशंस जाया करती थी। हाउस होल्ड मतलब वही गृहस्थी। वाइल मेल इनफिडिलिटी वॉज नॉट ऑलवेज पनिश्ड, ऐसा होता था कि जो पुरुषों की गलतियाँ हुआ करती थी उन पर इतना ज़्यादा सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता था। द स्टेट एंड सुपीरियर केस कास्ट ग्रुप्स डिड इंटरवीन करते थे व्हेन इट केम टू इंश्योर दैट फैमिली वॉज एडिक्वेटली प्रोवाइडेड फॉर। जो क्या कहते हैं, जो स्टेट है एंड जो सुपीरियर कास्ट ग्रुप्स हैं वो इंटरवीन किया करते थे जब भी, और इंश्योर करते थे जो फैमिली है वो एडिक्वेटली प्रोवाइड करें। इन मोस्ट केसेस में व्हेन वुमेन पटिशन करती थी पंचायत में, उनके जो नेम्स हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता था फ्रॉम द रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड में नहीं रखते थे। जब पिटिशनर है उसको रेफर किया जाता था टू एज मदर, सिस्टर और वाइफ ऑफ अ मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब उनके नाम के आगे किसी भी पुरुष का नाम लगा के उसकी पहचान की जाती थी। अमंग्स द लैंडेड जेनेटरी वुमेन हैड द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। अगर मैं लैंडेड जेनेटरी की बात करूँ, जो वुमेन उनके पास अधिकार थे कि वो इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। अब लैंडेड जेनेटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हाई क्लास के लोग हैं तो वुमेन उनके पास अधिकार होता था कि वो इनहेरिट कर सकती हैं प्रॉपर्टी। इंस्टेंसेस आते हैं पंजाब से जो शो करते हैं कि जो वुमेन है इंक्लूडिंग द विडोज़, है ना, विडोज़ में से भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी रूरल लैंड मार्केट में एज सेलर्स ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय दम, ठीक है, और सेलर्स मतलब एक तरह से सेलर्स की तरह काम कर रही हैं। हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन इनहेरिट करती थी ज़मींदारीज़ को भी, विच दे वर फ्री टू सेल और मॉर्टगेज, जिसको वो बेच भी सकती हैं आगे। वुमेन ज़मींदार्स वर नोन इन द 18th सेंचुरी में, बंगाल में काफ़ी जाने गए हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फेमस जो है 18th सेंचुरी की ज़मींदारीज़ दैट ऑफ द राजशाही नाम है, जो कि हेड ऑफ वुमेन एंड द हेल्म, ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है। अब थोड़े से फोटोज़ देख सकते हो। तो 8.8a बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द फतेहपुर सीकरी वुमेन क्रशिंग द स्टोन्स। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही है फतेहपुर सीकरी की, है ना, तो इस टाइम पे जो हमारी वुमेन है वो क्रश कर रही है, स्टोन्स को तोड़ रही है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, और छान वान भी रही है। आगे जो पिक्चर है उसमें वुमेन जो है वो कैरी कर रही है लोड्स माइग्रेंट वुमेन फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस ऑफन वर्कड एट सच कंस्ट्रक्शन साइट्स, तो वो सामान लेके जा रही है लोड, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जनरली ऐसा देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ फॉरेस्ट एंड हमारे ट्राइब्स की। सो बियॉन्ड द सेटल विलेजेस के अलावा देयर वॉज मोर टू रूरल इंडिया देन सेडेंट्री एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अलावा भी चीज़ें थी अपार्ट फ्रॉम द इंटेंसली कल्टिवेटेड प्रोविंसेस, तो ऐसी भी जगह थी जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो रहा है। नॉर्थन एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ह्यूज स्वैचेज ऑफ फॉरेस्ट, सिर्फ जंगल ही जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे जंगल, या फिर उनको कहते हैं हम स्क्रब लैंड, खरबंडी भी बोलते हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ लिख लेना, खरबंडी का मतलब है स्क्रब लैंड, जहाँ पे स्क्रब ज़्यादा होते हैं। एग्जिस्ट करते थे ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, है ना, ये आपको ईस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में मिलेंगे, है ना, झारखंड में एंड द पेनिनसुलर डाउन इंडिया, वेस्टर्न घाट एंड द डेक्कन प्लेटो, मतलब एक तरीके से बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे इंटेंस कल्टिवेशन नहीं हो रहा है। ऑल्दो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू सेट ऑल इंडिया एवरेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर फॉर दिस पीरियड, अब इस पीरियड का ये नहीं पता कि फॉरेस्ट कवर कितना है। इन्फॉर्म
कंज्यूचर्स बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज जो भी सजेस्ट करते कि एवरेज 40% ऐसा एरिया था जो जनरली फॉरेस्ट कवर में आता था उस टाइम पे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको हम टर्म कह रहे हैं जंगली बोल रहे हैं कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में जनरली रहते हैं। बीइंग जंगली हाउएवर डिड नॉट मीन एब्सेंस ऑफ कल्टिवेशन, इसका मतलब ये नहीं कि वो कल्टिवेशन नहीं कर रहे हैं। एज पॉपुलर यूजेज ऑफ अ टर्म टुडे सीम्स टू कैनॉट, इसका मतलब ये नहीं होता है। रेदर जो टर्म है वो डिस्क्राइब कर रही है जो कि दोज उनका जो लिवलीहुड है वो केम फ्रॉम अ गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि फॉरेस्ट में गैदरिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उससे उनका जो है उनका घर चल रहा है, जीवन चल रहा है। जो एक्टिविटीज़ है वो लार्जली सीजन स्पेसिफिक हुआ करती थी, सीजन के अकॉर्डिंग। अमंग द भील्स, जैसे कि भील्स का एग्जाम्पल दे रखा है, स्प्रिंग को रिजर्व किया जाता था फॉर कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए। समर जो है वो फिशिंग के लिए हुआ करता था। मॉनसून में जनरली वो कल्टीवेशन करते थे, एंड ऑटम में वो एंड विंटर में हंटिंग किया करते थे। तो अलग अलग सीजन्स के अलग अलग एक्टिविटीज़ किया करते थे। सचा जो सीक्वेंस है उसको प्रीज्यूम्ड एंड प्री पेट्यूटेड मोबिलिटी है ना, विच वॉज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द ट्राइब्स इनहेबिटिंग दीज फॉरेस्ट। तो ऐसे एक सीक्वेंस हुआ करता था, प्रीज्यूम्ड कहीं जगह पे ठहर जाना है, फिर प्री पेचुएटेड मोबिलिटी मूव करना। फॉर द स्टेट जो फॉरेस्ट है वो एक तरीके का सब सर्वेसिव प्लेस था, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, मवास फॉर ट्रबल मेकर्स। जनरली जब भी जैसे कि कोई राजा है तो उस पर कोई हमला होगा, उसको कहीं छिपना है तो जाके जंगल में छिपेगा, तो इस तरीके से एक प्लेस है रिफ्यूजी का। मवाज भी बोल रहे हैं, देख लेना, इसको लिख लेना। वंस अगेन हम टर्न करते हैं बाबर की तरफ चलते हैं, जो कहता है कि जंगल्स प्रोवाइडेड अ गुड डिफेंस। बाबर जंगलों को क्या कह रहा है, एक डिफेंस की तरह है वो। बिहाइंड विच जो पीपल हैं परगना बिकम्स स्टबली रेबिलियंस एंड पे नो टैक्सेस। और जो लोग हैं परगना इज लाइक अ प्रोविंस, वो जा रहे हैं उसमें छिप रहे हैं और टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, रेबिलियंस की तरह। तो एक कुछ पेंटिंग है वो देख लो, पेंटिंग है जहाँ जाके जो हंट कर रहे हैं नील गाय को, फ्रॉम द बादशाह नामा। तो बादशाह नामा कोई पेंटर होगा शाहजहाँ के टाइम का, इसको प्लीज़ लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो नील गाय को वो हंट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की पेंटिंग है, ठीक है। इन रोड्स इनटू फॉरेस्ट, एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर करती हैं फॉरेस्ट को डिफरेंट तरीके से। फॉर इंस्टेंस जो स्टेट है वो रिक्वायर करती है एलिफेंट्स अपनी आर्मी के लिए चाहिए, तो उसको भी फॉरेस्ट से लेना पड़ेगा। सो जो पेशकश है वो लीवीड फ्रॉम द फॉरेस्ट पीपल ऑफन इंक्लूड अ सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स। तो जो अब फॉरेस्ट डवेलर्स भी कुछ ना कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस देंगे हमारे किंग को, तो वो क्या करेंगे, उस पर क्या दे देंगे, एलिफेंट्स वगैरह दे रहे हैं। इन मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जो हंट है उसको सिम्बलाइज किया गया है विद ओवर लिविंग कंसर्न ऑफ द स्टेट टू रिलेट टू ऑल इट्स सब्जेक्ट्स। मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जो हंट करने का तरीका है वो सिम्बलाइज करता है ओवर व्हीलिंग कंसर्न है स्टेट का टू रिलेट्स टू ऑल इट्स सब्जेक्ट, मतलब वो हर एक सब्जेक्ट से कनेक्ट होने की बात कर रहा है, रिच हो या पुअर हो, ठीक है। रेगुलर जो हंटिंग एक्सपीडिशंस हैं, सो कोर्ट हिस्टोरियंस टेल्स अस, जो कि हमारे कोर्ट हिस्टोरियंस बताते हैं कि रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशंस हुआ करते थे जो इनेबल करते थे एम्परर को टू ट्रैवल अक्रॉस द एक्सटेंसिव टेरिटरीज ऑफ हिज एम्पायर एंड पर्सनली अटेंड टू द ग्रीवेंसेज ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, जिसके चलते वो जनरली उन जगहों पे जाया करता था जिनमें जनरली नहीं जाया कर उसके जो लोग नहीं रह रहे हैं, एंड प्लस में वो अपनी जो भी लोग हैं उनको पर्सनली उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता था। द हंट वॉज अ सब्जेक्ट फ्रीक्वेंटली पेंटेड बाय कोर्ट आर्टिस्ट ने काफ़ी हंटिंग के ऊपर पेंटिंग्स देखी, हमने चैप्टर्स में देखा है ऑलरेडी। जो पेंटर है वो रिजॉर्ट करते थे टू द डिवाइस ऑफ इंसर्टिंग अ स्मॉल सीन समवेयर इन द पिक्चर दैट फंक्शनड एज अ सिंबल ऑफ हार्मोनियस रीजन। और जो पेंटर है वो इस तरीके से दिखाते थे इन पेंटिंग्स को हार्मोनियस रीजन्स की तरह, मतलब उसको अच्छा रीजन दिखा रहे हैं, अच्छा नेगेटिविटी नहीं दिखा रहे उसको, हंटिंग में जो पिक्चर्स को पेंट कर रहे हैं। परगना क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न था मुगल प्रोविंस का, तो प्रोविंस का भी एक डिवीज़न है, ठीक है। पेशकश क्या है, एक फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट है जो कि कलेक्ट कर रहा है मुगल स्टेट। तो जो दो टर्म्स है प्लीज़ उसको लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, ये हमारा एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम 16th सेंचुरी की बंगाली पोएम है एक, चंदी मंगला, लिख लेना चंदी मंगला, जिसको कंपोज करा है मुकुंदराम चक्रवर्ती ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको लिख देना, मुकुंदराम चक्रवर्ती। जो हीरो है इसके पोएम का वो कला केतु है, जो कि सेटअप करता है किंगडम को फॉरेस्ट को क्लियर करके। कुछ इस तरीके की स्टोरी है। अब देखो इस ज़्यादा स्टोरीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे, सो लीव इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड कैसा था बिटवीन द हिल ट्राइब्स एंड प्लेन्स के बीच में।
सो अबुल फजल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे ट्रांजेक्शन्स हो रही थी हिल ट्राइब्स के बीच में, एंड जो प्लेन्स है हमारे इन द सूबा, अच्छा सूबा हुआ करता था प्रोविंस, और उसका जो सब पार्ट है दैट इज़ अ परगना, तो उसको लिख लेना। सूबा ऑफ अवध के बीच में जो हिल ट्राइब्स हैं कैसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सो फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स क्वान्टिटीज़ ऑफ गुड्स आर कैरिड, तो माउंटेन्स की तरफ से गुड्स आ रहे हैं, बैक ऑफ मैन, ऑफ स्टाउट पोनीज एंड ऑफ गोट्स सच एज, गोट्स पे रख के गोल्ड कॉपर वगैरह वगैरह ये सारी गुड्स को लेके आ रहे हैं। कूताज काऊ जिसको याक भी बोल रहे हैं वो भी लेके आ रहे हैं। हनी, चुक, चुक इज़ लाइक एन एसिड कंपोज्ड ऑफ ऑरेंज जूस एंड लेमन बॉइल्ड टुगेदर, तो चुक देख लेना ना किसका जूस है, ऑरेंज का लेमन का। पोमिग्रेनेट सीड ला रहे हैं, जिंजर ला रहे हैं, लॉन्ग पेपर ला रहे हैं, मिजीठा अ प्लांट जो कि प्रोड्यूस कर रहा है रेड डाई वो भी लेके आ रहे हैं। रोट, बोरेक्स, जोडोरिरी एक रूट है जो कि हमारा टर्मरिक जिसमें से निकलती है, वैक्स, वुलन, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। काइंड ऑफ अ बर्ड, मर्लिन्स इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड एंड अदर आर्टिकल्स इन एक्सचेंज, तो उस बदले में वो कैरी बैक कर रहे हैं अपने साथ वाइट एंड कलर्ड क्लॉथ्स, एम्बर, सॉल्ट, अलग अलग चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो बेसिक चीज़ बता रही है, कुछ खास था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं। 8.10 अ पीजेंट एंड अ हंटर लिसन कर रहे हैं सूफ़ी सिंगर्स को। ये पहले भी ये जो है ड्राइंग मैंने शायद देखी हुई है, जो सूफ़ी सिंगर है, और ये सॉरी हाँ, एंड इनको हंटर्स सुन रहे हैं ना, देख सकते हो आप, ये दिस इज़ अ हंटर्स टू, ये सूफ़ी सिंगर है। जो स्प्रेड है हमारे कमर्शियल एग्रीकल्चर का, वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर रहता है जो कहीं ना कहीं इम्पिंज करता है ऑन द लाइफ ऑफ दोज जो कि हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये कमर्शियल एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं उन पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं। फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक हनी, बिसैक, गमलैक वर इन ग्रेट डिमांड में है। जैसे कि हमारे गमलैक है वो बहुत ज़्यादा मेजर आइटम है ओवरसीज़ जो कि एक्सपोर्ट होता है इंडिया से 17th सेंचुरी में बाहर जाता है। एलिफेंट्स भी कैप्चर किए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। ट्रेड इन्वॉल्व कर रहा है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ थ्रू बार्टर एज वेल एज, तो जो ट्रेड है वो हमारा किस तरीके से चल रहा है, बार्टर की तरफ से भी चल रहा है। कुछ जो ट्राइब्स हैं लाइक द लोहानीज इन द पंजाब है ना, हमने ऑलरेडी इन बारे में बात कर चुके हैं, वो इंगेज है ओवरलैंड ट्रेड के साथ, क्योंकि पंजाब का क्योंकि वो लैंड लॉक है ना, तो वो बिटवीन इंडियन अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड करा रहे हैं, एंड इन द टाउन कंट्री ट्रेड इन द पंजाब इटसेल्फ, और अपने आप में भी ट्रेड करा रहे हैं। सोशल फैक्टर्स टू ब्रॉड चेंजेस लाते हैं लाइफ्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स में। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं, तो कमर्शियल तो ला ही रहे हैं, उसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी ला रहे हैं। लाइक जो हमारे बिग मैन हैं विलेज कम्युनिटी के, ट्राइब्स के, ऑल्सो हैड देयर चीफ मैन्स। तो जो बिग मैन है विलेज में उनके, तो बिग मैन है विलेज में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ट्राइब्स के अंदर भी चीफ वगैरह हैं। मैनी जो ट्राइबल चीफ हैं वो हमारे ज़मींदार्स बन जाते हैं, सम इवन बिकम किंग्स, और उनमें से कुछ किंग भी बनते हैं फर्दर। फॉर दिस दे रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप एन आर्मी, और उसके लिए वो बेसिकली आर्मी वगैरह भी बिल्डअप करते हैं और रिक्रूट भी करते हैं लोगों को फ्रॉम देयर लीनिएज ग्रुप्स, और डिमांड करते हैं दैट देयर फेटर्निटी प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस, और अपने भाईचारे से बोलते हैं कि भैया आओ मुझे सर्विसेज दो मिलिट्री की। ट्राइब जैसे कि सिंध रीजन में वो आर्मीज़ होती हैं उनके पास, ठीक है। असम में जैसे कि अहोम किंग्स हैं उनके पास अपने पियाक्स होते हैं। पियाक्स हमने ऑलरेडी बात करके 7th क्लास में, पियाक्स अलग का जहाँ पे आपको सर्विस देनी पड़ेगी। पीपल हु वर ऑब्लाइग टू रेंडर द मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज फॉर लैंड, कि आपको ज़मीन लेनी है और आपका ज़मीनी हक रहेगा तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी। जो कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स है वो डिक्लेयर किया जाता है कि रॉयल मोनोपोली हमारी अहोम किंग्स की, और जब अहोम जो है पावरफुल हो जाते हैं तो वो एलिफेंट्स को बेचने और ख़रीदने वाले ट्रेड को मोनोपोली उसमें ले लेते हैं, ठीक है। थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्राइबल से लेके मोनार्कल सिस्टम तक वो स्ट्रेच करते हैं मच अर्लियर, हैड स्टार्टेड मच अर्लियर। जो ट्रांजिशन है ट्राइबल से लेके मोनार्कियल सिस्टम तक हैड स्टार्टेड मच अर्लियर, वो काफ़ी पहले शुरुआत हो जाती है उन चीज़ों की। द प्रोसेस सीम्स टू हैव बिकम फुल्ली डेवलप ओनली बाय द 16th सेंचुरी, और जो प्रोसेस है फुल्ली डेवलप कब होता है 16th सेंचुरी तक। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द एन्स ऑब्जर्वेशन, उसको हम देख सकते हैं एन्स की ऑब्जर्वेशन से, और द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइबल किंगडम्स इन द नॉर्थ ईस्ट, जो कि बताता है, मतलब इन्हें अकबरी भी बोल रही है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो है ट्राइबल किंगडम्स बन चुके थे नॉर्थ ईस्ट में। वॉर वॉज अ कॉमन अकरेंस, और जब कोई किंगडम बनता है तो उसके साथ वॉर भी होती है। फॉर इंस्टेंस जो कोच किंग्स हैं
वो फॉट करते हैं एंड सब्जुगेट करते हैं नंबर ऑफ नेबरिंग ट्राइब्स को इन अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वॉर्स थ्रू द 16th एंड 17th सेंचुरीज में। तो एग्जांपल दे रखा है कोच किंग्स, ये भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही थे। वो बेसिकली क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत सारे वॉर वगैरह करते हैं और सब्जुगेट कराते हैं बहुत सारी नेबरिंग जो भी ट्राइब्स हैं इन लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वॉर करके थ्रू द 16th एंड द 17th सेंचुरी। द न्यू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो बिगेन टू पेनिट्रेट इनटू द फॉरेस्टेड जोन्स, और नए जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी पेनिट्रेट करते हैं फॉरेस्टेड जोन्स में। सम हिस्टोरियंस जो हैं हैव इंडीड सजेस्ट, उन्होंने किया है दैट सूफी संत जो पीर हैं वो प्ले करते हैं मेजर रोल इन द स्लो एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम अमंग द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ जो कि इमर्ज होती है इन क्लोजली कॉलोनाइज प्लेसेस में। तो और भी चीज़ें हैं जो कि हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि जब इस्लाम ग्रो करता है तो इस्लाम की एक्सेप्टेंस वगैरह बढ़ती है इन रीजन्स में, तो भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, बात करते हैं ज़मींदार्स की। जो हमारी स्टोरी है एग्रेरियन रिलेशंस की मुगल इंडिया में, वो इनकम्प्लीट है अगर आप रेफर नहीं करो क्लास ऑफ द पीपल इन द कंट्री साइड दैट लिव्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अब ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं हो रहे, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। वो थे हमारी ज़मींदार्स, जो कि हु वर लैंडेड प्रॉपर्टीज़ हु ऑल्सो enjoyed the certain social economic privileges by virtue of their superior status in the rural society। तो गांव में रूरल सोसाइटी में ज़मींदार ऐसे पर्सन हुआ करते थे जो प्रोडक्शन वगैरह नहीं करते हैं पर उनके पास लैंड है, वो कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिविलेजेस उनके पास हैं। ठीक है, इस तरीके से उनका एक सुपीरियर स्टेटस बन चुका है रूरल सोसाइटी में। कास्ट एक वन फैक्टर था जो काउंट करता था फॉर द एलिवेटेड स्टेट ऑफ ज़मींदार्स, और ज़मींदार जनरली हमारे अपर कास्ट से बना करते थे, और वो एक तरीके से अनदर जो फैक्टर था वो था कि परफॉर्म करते थे सर्टेन सर्विसेज, खिदमत स्टेट के लिए। सर्विसेज को खिदमत भी कहते हैं, तो इस चीज़ को देख लेना, उर्दू का वर्ड है, एवरीवन नोज दैट, लिखते रहना। ज़मींदार्स हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स टर्म्ड मिल्कियात। जो ज़मींदार्स हुआ करते थे वो हेल्ड करते थे एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड, की खुद की पर्सनल बड़ी बड़ी ज़मीन हुआ करती थी, जिसको बोल रहे हैं मिल्कियात। तो ज़मींदार्स की ज़मीन को क्या बोल रहे हैं हम, मिल्कियात बोल रहे हैं, मीनिंग प्रॉपर्टी। मिल्कियात जो लैंड्स हुआ करती थी उनको कल्टीवेट किया जाता था प्राइवेट यूज़ ऑफ ज़मींदार्स के लिए, ऑफन विद द हेल्प ऑफ हायर्ड या फिर कहें तो सर्वाइल लेबर, लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं, लेबर को हायर करेंगे। द ज़मींदार्स कुड सेल, और ज़मींदार्स जो हैं वो बेच सकते थे, बिक्विथ और मॉर्टगेज दीज लैंड्स एट विल, खरीद सकते थे, बेच सकते थे, वो भी है किराए पे दे सकते थे इन सारी ज़मीनों को। ज़मींदार्स ऑल्सो ड्राइव करते अपने पावर को फ्रॉम द फैक्ट दैट दे कुड ऑफन कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। ज़मींदार्स का एक और जो मोटा काम था वो ये था कि वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, अ सर्विस फॉर विच दे वर कंपनसेटेड फाइनेंशियली, और उसके बदले में कुछ फाइनेंशियली उनको पैसे मिलते थे। कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज वॉज अनोदर एक सोर्स था पावर का, मिलिट्री रिसोर्सेज को भी वो कंट्रोल करते थे। एंड जो मोस्ट ज़मींदार्स हैं हैड फोर्टेसेस, उनके खुद के एक किला चास भी हुआ करते थे, है ना, फोर्टेसेस मतलब किले टाइप, किला टाइप, है ना, किला चास, इनको लिख लेना प्लीज़, किला चास क्या है। एज वेल एज एन आर्म्ड कॉन्टीजेंट कंप्रोमाइजिंग यूनिट्स ऑफ कैवलरी, प्लस उनके पास खुद की भी छोटी सी आर्मी हुआ करती थी, इसमें थोड़े बहुत कैवलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री इस तरीके से हुआ करते थे। दस अगर हम विजुलाइज करें सोशल रिलेशंस को इन द मुगल कंट्री साइड एज अ पिरामिड की तरह समझे, तो ज़मींदार्स क्लियरली कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स अ वेरी नैरो एपेक्स, तो काफ़ी ऊपर है और नैरो में आएंगी। अब्दुल जो फजल है वो अकाउंट इंडिकेट करता है दैट एन अपर कास्ट, उनको क्या कहा गया है, अब्दुल फजल ने अपर कास्ट का बोला गया है। ब्राह्मण राजपूत जो हैं कंबाइंड हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फर्म कंट्रोल ओवर द रूरल सोसाइटी, और जनरली वो कौन है, हमारे ब्राह्मण है या फिर कहें तो राजपूत है, जो कंट्रोल इस्टेब्लिश कर, मतलब इनका ऑलरेडी मतलब एक तरीके का कंट्रोल है रूरल सोसाइटी पे। ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करती है फेयरली लार्ज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कास्ट, ये एक और रिफ्लेक्ट कर रही है चीज़ें कि फर्मली लार्ज रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था इंटरमीडिएट कास्ट का भी, एज वी सॉ अर्लियर, एज वेल एज द लिबरल स्प्रिंकिंग ऑफ द मुस्लिम ज़मींदार्स भी हुआ करते थे। जैसे इसमें जो कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो एक इम्प्रेशन देते हैं दैट कंक्वेस्ट मे हैव बीन अ सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ दी सम ज़मींदार्स। तो ज़मींदार्स का जो ओरिजिन है वो शायद कंक्वेस्ट की वजह से हुआ कि उन्होंने विजय प्राप्त करी। जो द डिस्पोसेशन है वीकर पीपल का बाय पावरफुल मिलिट्री चीफ मैन वॉज क्वाइट ऑफन अ वे ऑफ एक्सपेंडिंग अ ज़मींदारी। तो क्या तरीका था एक्सपेंड करने के लिए ज़मींदारी को बता रखा है
की डिसपोसेशन करना, मतलब वीकर लोगों की ज़मीनों को ले लेना बाय मिलिट्री, पावरफुल मिलिट्री चीफमैन के थ्रू, जिस तरीके से एक्सपेंड होती थी ज़मींदारी. इट इज़ हाउएवर अनलाइकली दैट द स्टेट वुड हैव अलाउड सच अ शो ऑफ एग्रेशन. खैर ये भी एक सोचने वाली बात है, क्या स्टेट ऐसा अलाउ करेगा कि इतना एक जो है ये एग्रेशन जो कि ज़मींदार करें, अनलेस ही हैड बीन कन्फर्म बाय एन इम्पेरियल ऑर्डर, या फिर कहते हो सनद, जब तक कि खुद स्टेट उसको अलाउ ना कर देता. स्टेट के ऑर्डर को सनद बोला गया है, इसको लिख लेना है. मोर इम्पॉर्टेंट था स्लो प्रोसेस होना ज़मींदारी कंसोलिडेशन का, विच आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इन सोर्सेस. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्लो प्रोसेस था हमारी ज़मींदारी का कंसोलिडेशन का, कि धीरे धीरे हुआ है, विच आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड, और उसको डॉक्यूमेंट भी किया गया था. दीज इन्वॉल्व कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू लैंड्स, और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन करी हुई नई ज़मीनों की बाय द ट्रांसफर ऑफ राइट्स, बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट एंड बाय परचेज, या फिर तो स्टेट ने उसको ऑर्डर से लिया है, दिया है इनको, या फिर परचेज करके. दीज वर द प्रोसेसेस विच परहैप्स परमिट करते हैं लोगों को बिलोंग करने के लिए टू द रिलेटिवली लोअर कास्ट टू एंटर इनटू द रैंक ऑफ ज़मींदार्स एज ज़मींदारसीज़. यानी सारे प्रोसेस हुआ करते थे जो परहैप्स परमिट करते थे कि जो लोग जो हैं रिलेटिवली लोअर कास्ट से वो भी एंटर कर सकते हैं रैंक ऑफ ज़मींदार्स एज ज़मींदारीज़ को. वर बॉट एंड सोल्ड क्वाइट ब्रिस्की इन दिस पीरियड. तो उसका मतलब है वो कैसे, जब ज़मींदारी क्या होती थी, बेची और ख़रीदी भी जाती थी इस दौरान. A combination of factors जो कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का, ये अलाउ करता है हमारे कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम और लीनेज बेस्ड ज़मींदारीज़ को. लेकिन इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं जो अलाउ करता है कि कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम और लीनेजेस बेस्ड ज़मींदारीज़, कि इसके चलते हमारी कंसोलिडेशन भी होता था क्लेम्स वगैरह का, लीनेज बेस्ड ज़मींदारीज़ भी दी जाती थी. फॉर एग्जांपल जो राजपूत हैं, जो जाट हैं, वो अडॉप्ट करते हैं सारी स्ट्रैटेजीज़ को टू कंसोलिडेट करने के लिए अपने कंट्रोल को ओवर द वास्ट वेजेस ऑफ टेरिटरीज इन द नॉर्दर्न इंडिया. तो ज़मींदारीज़ के चलते वो अपना नया किंगडम्स भी बना रहे हैं, जैसे कि राजपूत एंड जाट, और कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया को. लाइकवाइज जो पीजन पेस्ट्रोलिस्ट है, ऐसे पीजन जो पेस्ट्रोलिस्ट भी है, लाइक द सदगोपास, कार्व्ड आउट पावरफुल ज़मींदारीज़, तो वो भी ज़मींदारीज़ बन रहे हैं इन एरियाज़ ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न बंगाल में. आइडिया बता रखा है एग्जाम्पल से. ज़मींदार्स जो हैं स्पीयर हेडेड द कॉलोनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड हेल्प इन सेटलिंग कल्टिवेटर्स बाय प्रोवाइडिंग दैम विद द मीन्स ऑफ कल्टिवेशन. तो जनरली जो ज़मींदार्स हैं वो स्पीयर हेड कर रहे हैं जो कॉलोनाइजेशन हो रही है एग्रीकल्चर लैंड की, एंड फिर हेल्प कर रहे हैं सेटल करने में कल्टिवेटर्स को बाय प्रोवाइडिंग दैम विद द मीन्स ऑफ कल्टिवेशन. एक तरीके से लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको. तो पहले तो खुद ने ही कॉलोनाइज़ किया है, फिर अब वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कैश लोन्स भी दे रहे हैं. जो बाइंग हैंड, जो सेलिंग है ज़मींदारीज़ की, वो कहीं ना कहीं एसेलरेट कर रही है जो प्रोसेस है मोनेटाइजेशन का इन द कंट्री साइड. मतलब बार बार जो बेचा जाएगा, सेल किया जाएगी, ख़रीदी जाएगी ज़मींदारीज़ को, तो उससे जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है. इन एडिशन ज़मींदार सोल्ड करेंगे प्रोड्यूस को फ्रॉम देयर मिल्कियत लैंड्स, कि ज़मींदार क्या करेंगे, अपने प्रोड्यूस को मिल्कियत लैंड से बेचेंगे. देयर इज़ अ एविडेंस जो शो करता है कि ज़मींदार ऑफन इस्टेब्लिश करें मार्केट्स, हट्स टू विच पीजेंट्स ऑल्सो केम टू सेल देयर प्रोड्यूस. और इवन ज़मींदार क्या कर रहे हैं, अपनी खुद के हट्स कहें तो मार्केट्स भी बना रहे हैं जहाँ पे और भी पीजेंट्स आएंगे और चीज़ों को बेचेंगे. ऑल दो देयर कैन बी ए लिटिल डाउट, लेकिन ये भी डाउट है कि जो ज़मींदार है वो एक एक्सप्लोटेटिव क्लास थी. द रिलेशनशिप विद द पीजेंट्री हैड एन एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी, पेट्रोलिज्म एंड पेट्रोनेज. तो वो कह रहे हैं कि लिए डाउट है कि जो ज़मींदार है वो एक्सप्लोटेटिव क्लास थी या नहीं थी, क्योंकि उनका जो रिश्ता था पीजेंट्री के साथ वो एक तरीके से एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोकेटरी है. मतलब पीजेंट जैसा उसको रेवेन्यू देंगे वो इस तरीके से वो उनको ट्रीट कराएगा, कुछ इस तरीके का. टू एस्पेक्ट री इन्फोर्स दिस व्यू, तो दो तरीके से मेरे को पता चलता है. फर्स्ट है जो भक्ति संत है जो इलोक्यूनसली कंडेम कर रहा है कास्ट बेस्ड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन को, वो डिड नॉट पॉटरी द ज़मींदार्स, वो ज़मींदार्स को इस चीज़ में पॉटरी नहीं कर रहा है. इंटरेस्टिंगली जो कि मनी लैंडर्स हैं एज एक्सप्लोटेटर्स और ऑपरेसर ऑफ द पीजेंट्री, वो कास्ट वगैरह को तो गाली दे रहा है जो सेंट पोइट्स वगैरह हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि भाई जो ज़मींदार से वो ऑपरेशन कर रहे हैं. यूजुअली इट वॉज द रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट हु वॉज द सब्जेक्ट ऑफ देयर आयर. और जनरली जो पीजेंट्स की दुख है का कारण है
वो जनरली कौन है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं स्टेट के। सेकेंड ये है कि लार्ज नंबर ऑफ एग्रेरियन जो अपराइजिंग्स हो रही हैं, जो इरप्ट होती है हमारी नॉर्थ इंडिया में इन द 17th सेंचुरी में, ज़मींदार ऑफन रिसीव कर रहे हैं सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्री इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेट। वो दोनों मिलके जो है वो रेबिलियन कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट। तो इससे हमें पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे ज़मींदार हैं वो गलत ही थे। अ पैरेलल आर्मी, सो अकॉर्डिंग टू जो एन ए अकबरी है, जो कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ है हमारी ज़मींदार की मुग़ल इंडिया में, वो क्या थी ये बता रखा है, बस कुछ खास नहीं है। पैरेलल आर्मी मतलब वो भी आर्मी है, उनकी भी है और उनकी भी है। बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एक इकोनॉमिक मेनस्टे था मुग़ल एम्पायर का, बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वॉज देयरफॉर वाइटल था स्टेट के लिए कि वो क्रिएट करे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस टू इंश्योर करे कि कंट्रोल ओवर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, या उसको फिक्स करना हो या कलेक्ट करना हो रेवेन्यू फ्रॉम अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग एम्पायर। वो बता रहे हैं कि भैया लैंड रेवेन्यू कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के लिए और उसी भी सारी चीज़ें आगे डिपेंड कर रही हैं। तो उनकी उसके लिए जो स्टेट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करेगा जिससे वो कंट्रोल बिठा सके इन सारी चीज़ों पे। दिस अपरेटस इंक्लूड करेगा ऑफिस, दफ्तर ऑफ द दीवान, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल है, सुपरवाइज कर रहा है फिजिकल सिस्टम ऑफ द एम्पायर को। 10 रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कीपर्स जो है वो पेनिट्रेट करेंगे एग्रीकल्चर डोमेन में एंड बिकम अ डिविसिव एजेंट इन शेपिंग द एग्रेरियन रिलेशंस। तो वो भी एक तरीके से क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो है रेवेन्यू ऑफिशियल्स है, रिकॉर्ड कीपर्स हैं, वो भी एक तरीके से एग्रीकल्चर रिलेशंस के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। जो मुग़ल स्टेट है वो ट्राई टू फर्स्ट एक्वायर करने की कोशिश करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स के बारे में, ठीक है, इन द एम्पायर एंड व्हाट दीज लैंड्स प्रोड्यूस बिफोर फिक्सिंग द बर्डन ऑफ द टैक्सेस ऑन पीपल। जो मुग़ल स्टेट है वो ट्राई करता है एक्वायर करने का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट क्या है एग्रीकल्चर लैंड्स का सबसे पहले, एंड व्हाट दीज लैंड्स प्रोड्यूस, क्या वो प्रोड्यूस करते हैं बिफोर फिक्स करने से पहले जो भी टैक्स का बर्डन है। द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स कंसिस्ट करती थी 2 स्टेजेस में। सबसे पहले असेसमेंट किया जाता था एंड देन एक्चुअल कलेक्शन किया जाता था। जमा वो अमाउंट था जिसको एसेस किया जा रहा है, जमा मतलब इतना होना चाहिए, एज अपोज टू हासिल, हासिल का मतलब था कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है। इन इज लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ दी अमिल गुलजार, जिसको हम रेवेन्यू कलेक्टर कह रहे हैं, प्लीज़ इन टर्म्स को नोट करते रहना कि अमिल गुलजार क्या एक रेवेन्यू कलेक्टर है। अकबर डिक्री दैट वाइल ही शुड स्ट्राइव टू मेक कल्टिवेटर्स पे इन कैश। अकबर ये कहता है कि ना उसको कोशिश करनी चाहिए जो कल्टिवेटर्स है उसको कैश में पेमेंट दे। जो ऑप्शन है पेमेंट इन काइंड का वो भी अवेलेबल रखा, बट ज़्यादा फोकस करते थे कि कैश में आए। वेल फिक्सिंग द रेवेन्यू को फिक्स करके जो अटैम्प्ट है हमारा स्टेट का वो होता था मैक्सिमाइज़ करना है अपने क्लेम को, मतलब जमा इन हासिल में कम से कम डिफरेंस रहे। जो स्कोप है एक्चुअली रियलाइज़ करने का इन सारे क्लेम्स का वॉज हाउएवर समटाइम्स थॉटेड बाय द लोकल कंडीशंस। जो स्कोप है कि एक्चुअली में कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं इन सारे क्लेम्स को, समटाइम्स थॉटेड बाय लोकल कंडीशंस की वजह से बिगड़ जाता था। बोथ कल्टिवेटेड एंड जो कल्टिवेबल लैंड्स हैं वर मेजर, उनको मेजर किया जाता था इन ईच प्रोविंस में, ठीक है, उनको पहले मेजर किया जा रहा है। जो एन है अकबरी है वो कंपाइल करता है एग्जीग्रेट्स ऑफ सच लैंड्स ड्यूरिंग द अकबर रूल के टाइम पे ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसको मेंशन करता है। एफर्ट्स जो है किए जाते थे मेजर द लैंड कंटिन्यू अंडर द सब्सिक्वेंट एम्परर्स, और आगे वाले भी जो एम्परर है वो इस तरीके से जो प्रैक्टिस है इनको कंटिन्यू रखते हैं। फॉर इंस्टेंस 1665 में जो औरंगजेब है वो एक्सप्रेसली इंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कि आप प्रिपेयर करो एनुअल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ कल्टिवेटर्स कितने हैं हर एक विलेज में। येट नॉट ऑल एरियाज़ वर मेजर सक्सेसफुली, हाँ बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि हर जगह ही मेजरमेंट हो पा रही है। एज वी हैव सीन जो फॉरेस्ट कवर्ड है वो ह्यूज करता है एरिया, ह्यूज एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि हमेशा से ही अनमेजर्ड रहा। बेसिक चीज़ है, बेसिक। आमीन, आमीन एक ऐसा ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है जो इंश्योर करता है कि इम्पेरियल रेगुलेशंस कैरी आउट हो रही है, मतलब जो भी इम्पेरियल की ऑर्डर्स हैं, जो भी राजा की ऑर्डर्स हैं, किंग की ऑर्डर्स हैं, वो अच्छे से जो है वो कैरी ऑन हो रहे हैं, इस चीज़ को ये देखते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कलेक्शन ऑफ लैंड्स अंडर द अकबर किस तरीके से हो रहा था। सो एक तरीके से लिस्टिंग ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है इन में। एम्परर जो अकबर है इन हिज प्रोफाउंड सैगासिटी
क्लासीफाई करता है लैंड्स को एंड फिक्स करता है डिफरेंट रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच। तो यहाँ पे डिफरेंट रेवेन्यूज़ को पे करना है, ऐसी बात बोली गई है। पोलाज इज़ अ लैंड एनुअली कल्टिवेटेड। पोलाज ऐसा लैंड है जिसको एनुअली कल्टिवेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते रहना। फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड इज़ नेवर अलाउड टू लाई फैलो। फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन, एनुअली कल्टिवेट कर रहे हैं मतलब हर सीज़न में कुछ ना कुछ, और कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ रहे हैं। परुपति इस ऐसा लैंड है जिसको लेफ्ट आउट कर रहे हैं कल्टिवेशन फॉर टाइम्स दैट इज़ मे रिकवर इट स्ट्रेंथ। उसको हम जान पूछ के छोड़ रहे हैं सो दैट वो थोड़े टाइम बाद रिकवर हो जाए। छछार एक ऐसा लैंड है दैट हैज़ लेन फैलो फॉर 3 और 4 ईयर्स, जिसको हमें खाली छोड़ना है 3 या 3 से 4 साल के लिए। जो बंजर है वो ऐसा लैंड है जिसको अनकल्टिवेट करना है 5 साल या फिर उससे अधिक के लिए। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है लैंड का। एंड ऑफ द फर्स्ट 2 काइंड्स जो हमारे पहले है, देर आर 3 क्लासेस, गुड, मिडलिंग एंड बैड। उसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है एंड दे आर टुगेदर इन द प्रोड्यूस। जनरली यही प्रोड्यूस में ऐड कर रहे हैं इन एट सॉर्ट, एंड 1/3 ऑफ इट दिस रिप्रेजेंट द मीडियम प्रोड्यूस एंड 1/3 पार्ट ऑफ विच इज़ एग्जीक्यूटेड टू द रॉयल ड्यूज। और जो इसमें से 1/3 पार्ट है वो हमारा रॉयल ड्यूज को जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको लिख लेना। जो भी टर्म्स आई, पुलाज, परूती, छछर, बंजर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या एक्सपेंशन था हमारे मुगल एम्पायर का। तो आप देख सकते हो बाबर के रीजन में जनरली काबुल, कंधार, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा तक थे। अकबर के रीजन में आप थोड़ा सा देखेंगे तो बंगाल साइड भी है, थोड़ा सा सेंट्रल में भी पहुंच चुके हैं, और ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है। अगर मैं बात करती हूँ औरंगज़ेब की रिजाइन की, तो आप और भी देख सकते हो औरंगज़ेब का जो रिज़ाइन है वो कैसा था। तो वो काफ़ी साउथ तक भी एक्सटेंड किया है, थोड़ा कश्मीर में, थोड़ा गुजरात में भी। मनसबदारी सिस्टम, जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, हैड इट्स एपेक्स एज मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस। तो उसका जो सिस्टम था वो किस हिसाब से था कि मिलिट्री कम ब्यूरोटिक एपरेटस। उसको मनसबदारी कहते हैं, मतलब वो पर्सन जो भी रहेगा वो मिलिट्री में भी काम करेगा, ब्यूरोक्रेसी में भी काम करेगा। विच वॉज रिस्पॉन्सिबल है लुकिंग आफ्टर द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, दोनों को देखेगा स्टेट की। सम जो मनसबदार हैं वो उनको नकदी में पेमेंट मिलेगी, कैश में, वाइल जो मेजॉरिटी ऑफ दैम है उनको पेमेंट मिलेगी थ्रू द असाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम जागीर्स बोलते हैं, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एम्पायर की। डिफरेंट एक्चुअली लैंड दे दिया जाएगा जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उसको जागीर बोल रहे हैं। एंड दे वर ऑल्सो ट्रांसफर्ड की जाएंगी पीरियोडिकली इन चीज़ों को। बेसिक चीज़ बता रखा है, प्लीज़ ये मैप को थोड़ा सा देख लेना। कैश और काइंड, द एन ऑन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, लेट हिम, अमील गुलजार। तो एन मतलब एन कमेटी ने क्या बताया कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन किस तरीके से होता था।